हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया था और आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर करें, तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुंच सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शन स्टडी करने वाले हैं। एक्सेप्शंस वो होते हैं जो मतलब पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया था, राइट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब हमने स्टडी किया था तो उसके बहुत सारे अजम्पशंस हमने स्टडी किए थे। 8 अजम्पशंस हमने स्टडी करे थे। अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शन स्टडी करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड के लिए, तो अच्छे से सबको स्टडी करना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्रिटिसिज्म भी स्टडी करेंगे और सिग्निफिकेंस, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी फुल सॉल्व एक्सरसाइज की। तो मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शन स्टडी करेंगे। तो एक्सेप्शन मतलब इसको छोड़ के हम क्या करेंगे, जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, इसमें क्या होता है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। जैसे ही आपका स्टॉक इंक्रीज होता है, मतलब जब आप कुछ खा रहे हैं, जैसे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ बार बार, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, वो 0 पे पहुँच जाएगी और बाद में नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लॉ जिस पे काम नहीं करता है। ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस जो होते हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हॉबीज़। हॉबीज़ के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपको एक्सेप्शन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो दिमाग में ये रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो लॉ है किस चीज़ पर काम नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्शंस अब मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया है कि जिस पर ये काम नहीं करता है। जैसे हमारी हॉबीज़ होती है, ठीक है। पीपल्स की हॉबीज़ होती है अलग अलग टाइप की। जैसे बहुत सारे लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक पसंद होता है, ठीक है। तो ये सारी हॉबीज़ होती है, ठीक है। तो अगर जैसे लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं तो जैसे जैसे उनका स्टॉक इंक्रीज़ होता है, वो जैसे जैसे उनका स्टॉक इंक्रीज़ होता है तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में स्टडी किया करा था। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में स्टडी किया था, एज द स्टॉक इंक्रीजेस, जब स्टॉक बढ़ता है तो क्या होता है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी MU जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन ये जो हॉबीज़ का केस होता है, हॉबीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। हॉबी में क्या होता है, जैसे ही आपका स्टैम्प कलेक्शन बढ़ता है, ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन बढ़ता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती है, MU भी बढ़ती है, ठीक है। MU क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा ही यहाँ पर बताया है फर्स्ट एक्सेप्शन के अंदर कि अगर आपकी एक हॉबी है पेंटिंग बनाना, तो आप बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। जैसे जैसे आप अलग अलग टाइप की पेंटिंग बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। आपको बहुत खुशी होगी, वाह मैंने एक नई पेंटिंग बनाई, आज तो मैंने नया गाना गाया, आज तो मैंने नया गाना सीखा, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, जो हॉबीज़ होती है, जिससे आपको प्लेजर मिलता है, आप खुश होते हो कि वाओ आज तो मैंने नया कॉइन कलेक्ट किया, नेक्स्ट डे वाओ आज मुझे बहुत अच्छा कॉइन मिला, या फिर आपने एक अच्छी पेंटिंग बनाई, ठीक है। जो आपके मतलब हॉबीज़ होती हैं उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। और ये जो है अजम्पशन एक्सेप्शन, ये अजम्पशंस को वॉयलेट करता है, जैसे होमोजेनिटी हो गई और कंटिन्यूटी हो गई।
क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं अपनी एक ही हॉबी के ऊपर। हम कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, या तो म्यूज़िक सीख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं और पेंटिंग कर रहे हैं। तो इसमें होमोजिनिटी भी होती है और कंटिन्यूटी भी होती है, ठीक है। तो असम्पशन का जो पार्ट है वो अच्छे से स्टडी करना, तभी आपको समझेगा होमोजिनिटी क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा एक्सेप्शन है वो है माइजर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है मनी की वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज होता है। इन केस ऑफ अ माइजर, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money. This situation ignores the assumption of rationality. Miser मतलब एक कंजूस आदमी, जैसे जैसे उसके एडिशनल रुपी में इंक्रीमेंट होता है, जैसे जैसे रुपीज़ बढ़ता है, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है मनी की, ठीक है। कैसे बढ़ेगी? जैसे ही स्टॉक ऑफ मनी बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। तो इन केस ऑफ माइजर में क्या होता है, माइजर के केस में ये जो माइजर होता है, माइजर मीन्स एक कंजूस व्यक्ति जो अपने स्टॉक ऑफ मनी को बढ़ाता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे स्टॉक ऑफ मनी बढ़ता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती है। ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 2। अब एक्सेप्शन नंबर 3, मनी। इट इज़ सेड दैट MU ऑफ मनी नेवर बिकम्स ज़ीरो। ये देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि MU जो मनी का होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना कि मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। और हमने लॉ के अंदर देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो भी होती है। इसलिए एक्सेप्शंस जब हम स्टडी करेंगे, एक्सेप्शंस मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। हमेशा दिमाग में यही रख के एक्सेप्शंस को पढ़ना है। तो मनी जो है, मनी मतलब पैसा, इसका कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नहीं होता है। आप कभी सोचो कि आपका मनी जितना आपके पास होगा, आपके पास जितना पैसा होगा आपको उतना प्लेजर मिलेगा और अपने स्टॉक ऑफ मनी को इंक्रीज़ करते हो। क्यों? क्योंकि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अगर आपके पास 200 रुपीज़ है तो आप टी शर्ट खरीद सकते हो, आपके पास 500 रुपीज़ है आप शूज़ गा के खरीद सकते हो। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, कि आपको पैसे के बदले आपको जो कमोडिटी है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, ये मनी का फंक्शन होता है। इसलिए जो मनी होता है, पैसा होता है, उसका MU कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू मनी टू। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू अ पुअर पर्सन दैन टू अ रिच पर्सन। अब यहाँ पर इसको क्यों बताया, ये एग्जाम्पल अलग है। ये एग्जाम्पल में जो है एप्लीकेबल होगा मनी के ऊपर भी, लेकिन जो एग्जाम्पल है उसमें क्या होगा, कंडीशन होगी कि यूटिलिटी जो है मनी की वो एक गरीब मतलब पुअर पीपल के लिए ज़्यादा होती है दैन टू अ रिच पर्सन। मतलब एक जो पर्सन है, अभी समझो एक पुअर पर्सन है तो उसके लिए 100 रुपीज़ भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन एक रिच पर्सन है उसके लिए क्या है, 100 रुपीज़ की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब उसके लिए 100 रुपीज़ मायने नहीं रखते। लेकिन एक पुअर पीपल है जो बहुत ही गरीब है, उसके लिए 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड एक्सेप्शन। फिर हम फोर्थ वाला स्टडी करेंगे। एक्सेप्शन के अंदर है एडिक्शन। एडिक्शन के केस में क्या होता है, it is observed that in case of a drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed। यहाँ पर जो है एक शराबी है और उसका इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज हो रहा है जैसे ही वो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। मतलब जैसे ही वो 1 ग्लास लीकर का कंज्यूम करता है, 2 ग्लास कंज्यूम करता है, 3 ग्लास कंज्यूम करता है, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता रहता है। उसका मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। वो जो नशा करता है वो उसका जो नशा है
वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ ऑफ DMU है वो काम नहीं करेगा, इसलिए ये एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्सेप्शन के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ही स्टॉक इंक्रीज होगा, एडिशनल यूनिट जो डिराइव करेगा एडिशनल यूनिट, ठीक है, यूनिट जैसे ही बढ़ रही है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है जो ड्रंकर्ड मतलब जो शराबी पर्सन है, जो शराब का नशा करते हैं जो पर्सन, ठीक है, उनका जो एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करेंगे वो लीकर का, तो उनका जो MU है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है वो है पावर। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर हिज lust for power increases, he desire to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumption. अब ये जो है ये rationality के assumption को भी violate करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो पावर का कंसेप्ट है ये ऐसा है, मतलब अगर आपके पास पावर है, आपके पास अगर जैसे अगर आप एक क्लास में हो, तो अगर आप क्लास के मॉनिटर हो तो आपके पास में पावर है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास मॉनिटर होने का पावर है तो आप क्या सोचते हो, आपको हेड बॉय या फिर हेड गर्ल बना दिया जाए ताकि आपके पास जो पावर है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जो आपका पावर है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही होता है पावर के केस में कि आपके पास जितना पावर है आप उसको इंक्रीज करने के लिए सोचते हैं। ही डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। अगर आप एक क्लास के मॉनिटर हैं तो आप सोचते हैं कि मैं पूरे कॉलेज का हेड बॉय या हेड गर्ल बन जाऊं, या ठीक है, और या फिर जो स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया में आते हैं वो कैप्टन से पूरे के पूरे एक जो स्पोर्ट्स का क्लब होता है उसका प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये जो है पावर इंक्रीज करने के लिए जो है उनका जो डिज़ायर है वो हमेशा ज़्यादा की मांग करता है, उनका डिज़ायर हमेशा बड़ा ही रहता है पावर के कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसके क्रिटिसिज्म भी है, मतलब उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारे अलग क्रिटिसाइजर्स। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिटिसिज्म से क्या होता है, क्रिटिसिज्म गलत नहीं होते। क्रिटिसिज्म हमेशा, अगर हम पॉजिटिव वे में देखो, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा तभी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिटिसाइजर्स जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम लॉ के क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे क्योंकि क्रिटिसिज्म से आप और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन अभी हम स्टडी करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन वेरियस assumptions लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनलिटी एक्सेट्रा। मैंने आपको assumptions के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट स्टडी कराए हैं। होमोजेनिटी मतलब एग्जैक्टली सेम, कंटिन्यूटी मीन्स जो कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। रैशनलिटी एक इंटेलिजेंट कंज्यूमर और जो बिल्कुल भी किसी के इमोशनली ब्लैकमेल होकर अपनी जो है सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना ना भूल जाए, वो अपने खुद डिसीजन ले सकता है। ऐसा होता है एक रैशनल कंज्यूमर, इंटेलिजेंट, और वो अपने जो डिसीजंस है वो खुद ले सके। बट रियलिटी में क्या होता है, ये जो सारी कंडीशंस होती हैं इनको जो फुलफिल करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमको ये सारी कंडीशन एक ही पॉइंट पर स्टडी करनी, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होता है कि हम इन सारे के सारे अजम्पशंस को कैसे फुलफिल करें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए फर्स्ट वन जो हमारा है वो है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है हमारा फर्स्ट वाला क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है
सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट में आएगा। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, ये मैंने आपको फर्स्ट जब हमने स्टडी किया था तब भी बताया था, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है कि अगर हम एक यूटिलिटी बता रहे हैं एक कमोडिटी की जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं नंबर्स में। बिकॉज यूटिलिटी क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होती है, क्योंकि हमें प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम खाई तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? बस मैं ये बता सकती हूँ हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी या बहुत ख़राब लगी या मीडियम लगी, ठीक है ना। लेकिन जब हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहाँ पे हमने नंबर्स का शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल इसलिए बनाया था, और मैंने शेड्यूल बनाने से पहले आपको ये भी बताया था, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है और शेड्यूल है। हाइपोथेटिकल मतलब जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जिसने भी वीडियो अच्छे से देखा है उसको पता है मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उससे पहले फीचर्स में भी हमने साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ही पढ़ा था। मैंने बताया था कि कार्डिनल मेजरमेंट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जब लॉ स्टडी करना था तब हमने उसे न्यूमेरिकल मेजरमेंट किया था। लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो क्रिटिसिज्म में आपको फिर से लिखना है का कार्डिनल मेजरमेंट, हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो अब ये सेकेंड वन हमारा था क्रिटिसिज्म का पॉइंट। थर्ड वन पॉइंट है इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स यानी कि जो डिविजिबल गुड्स नहीं है, जब हम अजम्पशन स्टडी करेंगे तो वहाँ पर डिविजिबल गुड्स आएंगे, ठीक है। जो डिविजिबल गुड्स है उसकी ही यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट में आपको ये क्रिटिसाइज करना है लॉ को कि ये इनडिविजिबल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनडिविजिबल गुड्स के कंसेप्ट को, ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इनडिविजिबल गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स, जो बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स एक्सेट्रा। कार को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, टीवी सेट्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। टीवी सेट्स को कैसे डिवाइड करोगे बताओ? एक कमोडिटी है, टीवी एक कमोडिटी है, लेकिन उसको देख कितने लोग रहे हैं? 5 लोग देख रहे हैं, 6 लोग देख रहे हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? 2 लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसकी यूटिलिटी कितनी मिली कैसे पता? और इसको यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यूनिट्स, अब टीवी को तोड़ोगे क्या? टीवी को नहीं तोड़ सकते। तो ये जो बल्कि गुड्स होते हैं ना, इसमें जो है लॉ वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और रेफ्रिजरेटर में भी यही कंसेप्ट है कि रेफ्रिजरेटर को भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप क्या उसको कंज्यूम करोगे क्या? नहीं। तो आप बता नहीं सकते उसकी यूटिलिटी एक यूनिट पे कितनी मिली, 2 यूनिट पे कितनी मिली। तो ये जो है ये एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के अंदर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू the law assumes that mu of each unit of money remains constant. However, critics argue that mu of money differs from person to person. लॉ क्या अज्यूम करता है? mu जो होता है हर यूनिट मनी का रिमेन कांस्टेंट, उसको कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। वो बढ़ना भी नहीं चाहिए, वो घटना भी नहीं चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। हाउएवर, लेकिन क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, जो मनी है वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अलग अलग है सभी के लिए, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है सबके लिए, इसलिए यहाँ पर चेंज होता है प्राइस। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस एंड द स्टॉक ऑफ मनी। और ये जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इसको ही क्रिटिसाइज करके और आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस किससे होता है? जब प्राइस में चेंजेस आता है और स्टॉक ऑफ मनी में चेंज आता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला हमारा क्रिटिसिज्म है अ सिंगल बॉन्ड। अ सिंगल बॉन्ड के अंदर
The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. अब ये जो लॉ है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, जब हमने अजम्पशंस में देखा था कि सिंगल वांट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, लेकिन जो इन रियलिटी, जब हम रियलिटी में इसको देखते हैं तो क्या होता है, जो पर्सन होता है, मैन होता है, वो एक ही पॉइंट पर ना बहुत सारे जो है अपने अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई कर लेता है. अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए जो सिंगल वांट का कंसेप्ट है ये भी एक क्रिटिसिज्म के पॉइंट में आ जाता है. अब हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ. इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ मीन्स ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की इम्पॉर्टेंस बताए हैं. फर्स्ट वन है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर. अब ये कंज्यूमर के लिए कैसे यूजफुल है. दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज. इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजप्शन. यहाँ पे जो लॉ है वो जो क्रिएट करता है अवेयरनेस किसके अंदर, कंज्यूमर के कंज्यूमर्स को क्या करता है, अवेयर करता है कि वो जो मैक्सिमम यूटिलिटी है कैसे ले सके एक लिमिटेड रिसोर्सेस से, ठीक है. तो ये कंज्यूमर के लिए इसलिए यूज़फुल है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है यूज़फुल टू द गवर्नमेंट. ये लॉ क्या करता है, ये बहुत ही अच्छा लॉ है, ठीक है. ये गवर्नमेंट को भी यूज़फुल होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा. जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप होता है ना, इनइक्वालिटी वाला, उसको रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं. और ट्रेड पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हेल्प करता है प्राइसिंग पॉलिसीज़ में भी. तो ये इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ये थर्ड सिग्निफिकेंस है. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. पैराडॉक्स मीन्स रिवर्स होता है. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. इसमें क्या होगा, एक वैल्यू इन एक्सचेंज होगा और वैल्यू इन यूज़ होगा, ठीक है. तो यहाँ पर एयर वाटर सनशाइन ये वैल्यू इन यूज़ के कंसेप्ट में आता है. और वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या आएगा, वैल्यू इन एक्सचेंज में गोल्ड और डायमंड आएगा. अब ऐसे कैसे होगा, देखो, गोल्ड और डायमंड इसका यूज़ करना इतना ज़्यादा, इसका वैल्यू इन यूज़ नहीं है, इसका वैल्यू इन एक्सचेंज है. क्योंकि जब हम गोल्ड और डायमंड को बेचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है. लेकिन जब हम एयर जैसे वाटर हो गया और सनशाइन, अगर इसको हम बेचने जाएंगे तो ऐसा कुछ भी हमें रिटर्न नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड और डायमंड. गोल्ड और डायमंड को जब हम बेचते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका कुछ रिटर्न नहीं मिलता. मतलब इसका वैल्यू इन यूज़, जो वैल्यू इन यूज़ है वो क्या है, वो बहुत ही कम है. और वैल्यू इन एक्सचेंज जो है गोल्ड और डायमंड का, वो बहुत ज़्यादा है. ऐसा ही वैल्यू इन यूज़ एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर वाटर सनशाइन का है, ठीक है. तो वैल्यू इन एक्सचेंज गोल्ड और डायमंड का ज़्यादा है और वैल्यू इन यूज़ वाटर का ज़्यादा है, ठीक है. लास्ट वन है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये किस पे बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है. According to law of demand, the quantity demanded of goods rises with a fall in price and falls with an increase in price. अब इसको हम सिंपल मैनर में समझेंगे, ठीक है. ये वाले जो लाइन है, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की जब खरीदते हैं जब उसका प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है. और आप किसी प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का भी प्राइस ले लो, अगर टमाटो का जो प्राइस है
वो 10 रुपीज़ पर केजी है तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, मतलब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कितना हो जाएगा 5 किलो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो 10 रुपीज़ पर केजी है और अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, अगर वो 30 रुपीज़ पर केजी हो जाता है तो आप कितना खरीदोगे, आप या ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो खरीदोगे, ठीक है ना, 2 केजीज़ खरीदोगे तो क्वांटिटी कितना कम हो गया। पहले हमने 10 रुपये किलो में 5 किलो खरीदा था टमाटर, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब उसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया है, टमाटो का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, तो हम उसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस। हमने टमाटो कब खरीदे, गुड्स की जो डिमांड थी वो कब बढ़ी, जब उसका पैसा जो है फॉल हो गया, प्राइस मतलब उसका जो प्राइस था वो कम हो गया, 10 हो गया, लेकिन जब उसका प्राइस ज़्यादा हो गया तो जो डिमांड थी वो कम हो गई, ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा कब हुई, जब उसके पैसे कम थे, और जब पैसे ज़्यादा हो गए मतलब पर केजी 30 रुपीज़ में मिलने लगा तो क्या हुआ, उसका डिमांड कम हो गया। व्हेन अ कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स इज मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है और इसलिए क्या होता है, एडिशनल यूनिट्स जो होते हैं कमोडिटी के, ही वुड बाय एडिशनल, और जो वो खरीदेगा एडिशनल यूनिट्स एट अ लोअर प्राइस। तो इसलिए बताया है लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो यहाँ पे हमने सारा कवर कर लिया है, लॉ ऑफ डीएमयू के हमारे सब कवर हो गए, अजम्पशन, क्रिटिसिज्म, सिग्निफिकेंस और एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी सॉल्व एक्सरसाइज की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।